नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की हमारी क्लास में। आज की क्लास आपकी इतिहास से संबंधित रहने वाली है, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास इतिहास का सबसे पहला चैप्टर है। तो इसे संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है हेरोडोट्स को, या फिर सुकरात को, अरस्तु, या फिर रॉबर्ट हुक। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इतिहास का जनक जो है हेरोडोट्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से अगर पूछा जाए इतिहास का पिता या फिर इतिहास का जन्मदाता, तब भी यही उत्तर आपका रहेगा। ये एक ग्रीक लेखक थे दोस्तों। कौन थे? तो ग्रीक लेखक थे। कहीं कहीं पर पूछा जाता है हेरोडोट्स को इतिहास का पिता की उपाधि किसने दी? तो रोमन लेखक एक सिसेरो थे। कौन थे? सिसेरो। नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। तो उन्होंने इनको जो है ये उपाधि दी थी इतिहास के जनक के रूप में। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? मनुष्य द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम जो है कुत्ते को पाला था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करें दोस्तों, किस युग में मनुष्य ने जो है पशुपालन प्रारंभ किया था, पूछा जा सकता है, तो मध्य पाषाण युग में। मध्य पाषाण युग में मनुष्य ने जो है पशुपालन करना प्रारंभ किया था और सबसे पहले कुत्ते को पाला था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है दोस्तों, पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो पूछा जा सकता है पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो भीलवाड़ा स्थित बागौर नामक स्थान से। कहाँ से? बागौर नामक स्थान से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? बताइएगा, किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, या फिर सिंधु सभ्यता? तो दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर ए की, पूरा पाषाण काल। इस काल में मनुष्य ने सर्वाधिक जीवन बिताया था। इसके अगर समय सीमा की बात करें तो अज्ञात काल से 9000 ईसा पूर्व। अज्ञात काल से 9000 ईसा पूर्व। अज्ञात से 9000 ईसा पूर्व। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा 6 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक। तो यही इसका समय काल है दोस्तों। बात करें अगर मनुष्य ने जो है सर्वाधिक जीवन इसी में बताया था, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल। इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि की अगर बात करें तो आग की खोज इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, आग की खोज, मनुष्य ने आग की खोज इसी काल में की थी। तो इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि भी यही मानी जाती है, आग की खोज। इसको दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो 3 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? बताइएगा, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को, दयाराम साहनी, या फिर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक भी ये थे। इसकी स्थापना इन्होंने 1861 ईस्वी में की थी। कब की थी? तो 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, पूछा जाए। चलिए आगे देखिएगा। तो अगला प्रश्न आपका है, किस काल को माइक्रोलिथ काल कहा जाता है? बताइएगा, किस काल को माइक्रोलिथ काल कहा जाता है? देखिएगा यहाँ पर, पूरा पाषाण काल को, या फिर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल? ये प्रश्न आपके काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि लगभग प्रागैतिहासिक काल से संबंधित प्रश्न आपके हैं। तो दोस्तों पूछा गया है किस काल को माइक्रोलिथ काल कहा जाता है। बात तो मध्य पाषाण काल की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर बी, तो यही सही उत्तर आपका हो जाएगा। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ काल कहा जाता है। और इसका एक दूसरा नाम है लघु पाषाण युग। क्या नाम है? लघु पाषाण युग। नोट कर लीजिएगा, लघु पाषाण युग। दोस्तों बात करें माइक्रोलिथ, तो माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थरों से बनाए गए औजार। तो कहा जाए मध्य पाषाण युग में छोटे छोटे जो है पत्थरों से नुकीले औजार बनाए गए थे। इस युग की खोज जो है मानव जो था इस युग में छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाने लगा था और उनका उपयोग करता था। इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथ काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन थी? बताइएगा, मनुष्य द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन थी? लोहा, पीतल, सोना, या फिर तांबा?
सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 6 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तांबा जो है मनुष्य द्वारा सबसे पहली खोजी गई धातु थी तांबा। इसका प्रयोग की अगर बात करें तो 10,000 पूर्व सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था। कब? 10,000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व। ठीक है। और दोस्तों इसकी अगर खोज की बात करें कि तांबा की खोज कब हुई थी, तो ताम्र पाषाण युग में इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी? ताम्र पाषाण युग में हुई थी, क्योंकि जब तांबे की खोज हुई थी तो उस युग का नाम ताम्र पाषाण युग रखा गया था। ये ताम्र पाषाण युग जो है ये दोस्तों नव पाषाण का के बाद आता है। बाकी जो प्रश्न का उत्तर था वो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एडार्ड लार्टेट ने पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा? बताइएगा। एडार्ड लार्टेट ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। अभी एक प्रश्न आया था उसमें मैंने बताया था पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग कौन से थे? ठीक है, तो 3 भागों में दोस्तों बांटा गया था। एक था पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल, तीसरा था उच्च पाषाण काल। तो बात की जाए इसको कब बांटा था, तो 1970 ईस्वी में इसका विभाजन किया था। कब किया था? 1970 ईस्वी में पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। चलिए आगे देखिएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? बताइएगा। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी दोस्तों? तो आग की खोज मैंने बताया था। इससे पहले जो प्रश्न आपका निकल चुका है, तो आग की खोज ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पूछा जाए पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि, तो इस काल में मानव ने आग की खोज की थी, तो इसको ही सबसे बड़ी उपलब्धि माना गया था। पहिए का आविष्कार अगर बात की जाए तो दोस्तों नव पाषाण युग में। कब? नव पाषाण युग में। चलिए आगे देखिएगा, तांबे का अगर आविष्कार पूछा जाए तो ताम्र युग में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाँ, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के काल को क्या कहा गया है? बताइएगा। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के युग को जो है मध्य पाषाण काल कहा गया है। क्या कहा गया? मध्य पाषाण काल। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसके समय सीमा की अगर बात करें तो 8,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, ये इसकी समय सीमा है। और इसमें मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की थी। किस युग में? तो मध्य पाषाण युग में। और सबसे पहले कुत्ते को पाला था। अगला प्रश्न आपका है, किस काल में मानव ने कृषि करना आरंभ किया था? बताइएगा। किस काल में मानव ने कृषि करना आरंभ किया था दोस्तों? तो पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, या फिर ताम्र पाषाण काल में? तो दोस्तों नव पाषाण काल में मनुष्य ने कृषि करना आरंभ किया था। नव पाषाण युग की जो समय सीमा है 4,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये इसकी समय सीमा है दोस्तों। और इस युग में मनुष्य ने अपना स्थायी निवास बना लिया था। रहने खाने के लिए जो है बर्तन, इन सब चीज़ों का आविष्कार कर लिया था, तथा पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण युग में हुआ था। आगे देखिएगा, और यहाँ पर पूछा गया था कृषि करना आरंभ किया, तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि करना आरंभ किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं? बताइएगा। सर्वप्रथम कृषि के जो साक्ष्य है वो कहाँ पर देखने को मिले हैं दोस्तों? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कोल्डिहवा, मेहरगढ़, बुर्ज हिम, या फिर धौलावीरा। तो सर्वप्रथम जो कृषि के साक्ष्य हैं दोस्तों वो मेहरगढ़ में देखने को मिले हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, नवपाषाण काल में किसकी खोज हुई थी? बताइएगा। तो नवपाषाण काल में दोस्तों पहिए की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, किस युग में पहली बार ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किस युग में पहली बार ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत हुई? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, या फिर ताम्र पाषाण काल? तो दोस्तों यहाँ पर बात करें ताम्र पाषाण काल की, तो इसी काल में जो है ग्रामीण सभ्यता की सबसे पहली बार शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, ताम्र पाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे? बताइएगा। ताम्र पाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ देवता की, शिव जी की, माता देव, या फिर विष्णु की?
प्रश्न नंबर 14। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों मात्र देवी की, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। ताम्र पाषाण काल के जो लोग थे वो मात्र देवी की पूजा करते थे, और इसी जो है काल से ग्रामीण सभ्यता की भी शुरुआत हुई थी। इनाम गांव एक गांव था जहां पर मात्र देवी की काफी प्रतिमाएं मिली थी, तो यहाँ से कहा जाता था कि ताम्र पाषाण काल के लोग जो है वो मात्र देवी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किसने की थी, बताइएगा। पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किसने की थी? क्या सही उत्तर हो जाएगा? जॉन मार्शल, रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस फुट, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉर्ज मेसेन। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो है पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज हुई थी। कब की थी? तो 1863 ईस्वी में। किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों। और एक चीज है यहाँ से, तो भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता या फिर जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। पूछा जाए भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता या फिर जनक, तो रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब हुई, बताइएगा। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में। दोस्तों मनुष्य में जो स्थायी निवास की प्रवृत्ति है वो नव पाषाण काल में हुई थी। इसी काल में जो है मनुष्य ने अपना सर्वाधिक जो चीज़ें थी उनका विस्तार कर लिया था। हर एक चीज़ से, जैसे कि यहाँ पर खेती करना और बर्तन बनाना, रहने के लिए स्थायी निवास, हर एक चीज़ की शुरुआत मनुष्य ने इसी काल से लगभग की थी। इस काल में जो है काफ़ी विकसित जो चीज़ें थी काफ़ी विकसित हो गई थी। तो स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति थी वो नवपाषाण काल में ही हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल कौन सी थी, बताइए। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल गेहूं और जौ। ऑप्शन नंबर सी, गेहूं और जौ जो है सबसे पहले कृषि के लिए अपनाई गई प्राचीनतम फसल मानी जाती है। नवपाषाण काल में जो है खेती करना आरंभ हुआ था, खेती करने की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन था? मनुष्य द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन था? तो वो जौ था, याद कर लीजिएगा। ये सभी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पूछे जाते हैं। तो मनुष्य द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज जौ था। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, भारत में पूरा पाषाण युग में अधिकांश औजार किसके बने थे, बताइएगा। भारत में पूर्व पाषाण युग में अधिकांश औजार किसके बने थे? तो पत्थर के बने थे औजार। ठीक है। तब जो है किसी धातु का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए पत्थर के औजार तब बनाए जाते थे। चलिए आगे। अगला जो प्रश्न है आपका, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पशुपालन प्रारंभ हुआ। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पशुपालन कब प्रारंभ हुआ, बताइएगा यहाँ पर। तो पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों वो मध्य पाषाण युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, चावल के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिले, बताइएगा। चावल के जो है साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? तो कोल्डिहवा में मिले थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, कोल्डिहवा। पूछा जाए दोस्तों चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले? तो कोल्डिहवा में मिले थे। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 22। किस स्थल पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं, बताइएगा। किस स्थल पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था। तो किस स्थल पर बताइएगा? तो बुर्ज होम में, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बुर्ज होम में जो है मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल प्राप्त हुए थे। ये नव पाषाणिक स्थल है। अगर बुर्ज होम की उसकी बात करें तो किस काल का स्थल है? तो नव पाषाण काल का स्थल है, जो कश्मीर घाटी में स्थित है। कहाँ है? तो कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर मालिक के मर जाने पर कुत्ते या अन्य जानवरों के साथ उनको दफनाया गया था, इसके साथ जो है मिले थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा बुर्ज होम। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोल्डिहवा स्थल कहाँ है, बताइएगा। कोल्डिहवा स्थल कहाँ है पूछा गया है दोस्तों। कोल्डिहवा जो स्थल है वो कहाँ है?
प्रश्न नंबर 23, तो ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज। प्रयागराज में एक बेलन नदी है। कौन सी नदी? बेलन नदी। बेलन नदी है दोस्तों। तो बेलन नदी की घाटियों में ये स्थित है। क्या है? कोल्डिहवा। तो चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य यहीं से मिले थे। तो इसके परिचय को आप लोग जान लीजिएगा। कोल्डिहवा जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बेलन नदी की घाटियों में स्थित है और चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य यहीं से मिले। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य द्वारा बनाए गए शैल चित्रों का प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ मिला? बताइएगा। मनुष्य द्वारा बनाए गए शैल चित्रों का प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ मिला? प्रश्न नंबर 24, तो ये मध्य प्रदेश सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में मिले। ठीक है। भारत में शैल चित्र की खोज की अगर बात करें तो 1867 ईस्वी। कब? 1867 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। और मध्य प्रदेश की स्थित गुफाओं में ये शैल चित्र मिले थे। कहाँ मिले थे? मध्य प्रदेश में स्थित गुफाएं थी उनमें जो है मिले थे। इसकी खोज की अगर बात करें तो 1867 ईस्वी में इसकी खोज हुई। आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुर्ज होम स्थल कहाँ स्थित है? बताइए। बुर्ज होम जो स्थल है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, हरियाणा, कश्मीर या फिर पंजाब? तो बुर्ज होम स्थल है जो है वो कश्मीर में है। कहाँ? कश्मीर में है। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बताइएगा। भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो कहाँ स्थित हैं? तो ये आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का, मध्य प्रदेश। इससे संबंधित एक प्रश्न अभी मैंने पढ़ाया था। गुफाओं में जो चित्र शैल चित्र मिले थे उनका आविष्कार भी बताया कब हुआ था। तो वही ये गुफाएं हैं दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है। ये पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। अनुमान लगाया गया भीमबेटका की गुफाओं में इन चित्रों को देखा गया था। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य पाषाण काल की अवधि कब से कब तक चली? बताइएगा। मध्य पाषाण काल की अवधि कब से कब तक चली? तो पूछा गया है मध्य पाषाण काल की अवधि दोस्तों। तो अवधि की अगर बात करें तो 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा और वैदिक सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा गया? बताइएगा। हड़प्पा और वैदिक सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा गया? तो पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या फिर ऐतिहासिक काल? तो हड़प्पा और वैदिक सभ्यता को दोस्तों याद कर लीजिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। आपका नवपाषाण काल के पश्चात किस काल की शुरुआत हुई? बताइएगा। नवपाषाण काल के पश्चात किस काल की शुरुआत हुई? तो ताम्रपाषाण काल की शुरुआत हुई थी नवपाषाण काल के बाद में। इसका दूसरा नाम तांबा युग भी इसका दूसरा नाम है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? बताइएगा। किसे चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण काल या फिर तांबा युग को ही चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसका तीसरा नाम है, ये नोट कर लीजिएगा। और ये जो है नवपाषाण काल के बाद में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो नवपाषाण काल के बाद में इसकी शुरुआत हुई थी। इस युग के जो लोग थे दोस्तों अधिकांशतः पत्थर और तांबे के उपकरण का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? बताइएगा। कौन सा स्थल जो है इसमें से बलूचिस्तान में स्थित है? तो बुर्ज होम, कोल्डिहवा, मेहरगढ़ या फिर लोथल? तो मेहरगढ़ की अगर बात करें तो सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। वहां पे एक नदी है बेलन नदी। कौन सी नदी है? बेलन नदी। तो उसी के किनारे ये मेहरगढ़ जो है स्थित है। यहाँ से कृषि कार्य के साथ साथ में तांबा गलाने के भी साक्ष्य मिले थे। पूछा जाए यहाँ से किस चीज के साक्ष्य मिले थे? तो कृषि कार्य के साक्ष्य मिले थे, उसके साथ में तांबा गलाने के भी यहाँ से साक्ष्य मिले थे। अगला प्रश्न देखिएगा। ये प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? बताइएगा। किस प्रकार दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। इनकी कब्रों में मिट्टी के मटके जो होते थे और तांबे की वस्तुएं भी रखी जाती थी। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं या फिर सोन नदी के उद्गम स्थल से?
तो आपने खूब सुना होगा दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं, तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये जो गुफाएं थी दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी के लिए लोकप्रिय थी। ये गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसकी खोज की अगर बात करें तो 1957-58 में इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी? 1957 ईस्वी में। और इन गुफाओं में वन्य प्राणियों के लगभग 500 चित्र भी देखने को मिले हैं। कभी कभी पूछा जाता है इस तरह से भी प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मानव द्वारा माइक्रोलिथ का उपयोग किया जाता था। तो माइक्रोलिथ यहाँ पर क्या है दोस्तों? पत्थर का औजार है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पत्थर के औजार होते हैं माइक्रोलिथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है पुराने पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइएगा, पुराने पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार करना, कृषि, पशुपालन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शिकार करना जो है उनका मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, शिकार करना, जैसे मछली पकड़ना, जंगली जानवरों का शिकार, पौधों में से संसाधन जुटाना, इन सभी चीज़ों का अभ्यास, ये सभी जो है पुराने पाषाण काल के लोग किया करते थे, पूरा पाषाण काल के। तो आज के जो प्रश्न थे हमारे 36 टोटल प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डालेंगे। तो आज की क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो वीडियो आती है इसको अधिक से अधिक लोगों के पास जरूर शेयर कर दें। जय हिंद।